हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को आप लोगों ने कंप्लीट देखा तो पूरा दावा है कि इसमें से आपके एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम द्रव्य अर्थात मैटर है। इस चैप्टर के बिहाफ पर ऑलरेडी हमने एक लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं कि उस लेक्चर को आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लेक्चर को देख करके तब इसको देखिएगा तो ज़्यादा आनंद आपको आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। डे 2 क्लास है, फर्स्ट डे क्लास हो चुकी है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन होता क्यों है। आराम से समझते चलिएगा, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्वथन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, गलन क्या होता है, गलनांक क्या होता है, अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है, हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखिएगा और लेक्चर लास्ट में पसंद आएगा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचते हैं कि अवस्था परिवर्तन क्यों होता है। द्रव्यों में जो अवस्था परिवर्तन होता है वो क्यों होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, द्रव्यों में जो अवस्था परिवर्तन होता है उसका दो इफेक्ट होता है, दो कारण से होता है। एक होता है चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर मतलब या तो दबाव में, दाब में परिवर्तन किया जाए। प्रेशर का मतलब क्या है बच्चों? दाब है। और दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स चेंज इन टेम्परेचर। आराम समझ से चलना, चेंज इन टेम्परेचर। जो द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन होता है, मेनली यहाँ पर हम लोग किस अवस्था की बात करेंगे? 3 अवस्था की बात करेंगे। कौन कौन सा बच्चों? ठोस है ना, ठोस, द्रव और कौन सा? गैस है ना, जिसको हम बोलेंगे सॉलिड है ना, लिक्विड एंड गैस। बस इनके बारे में बाकी आपको बताया जा चुका है कि 5 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लेकिन अवस्था परिवर्तन इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। तो जो ठोस द्रव में बदल जाता है, जैसे हमारे पास सॉलिड है ना, तो सॉलिड जो है डियर स्टूडेंट्स वो चेंज होता है लिक्विड में। क्यों चेंज होता है, कैसे, वही हम लोगों को डिस्कस करना है। लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड जो है बच्चों वो गैस में भी चेंज हो जाता है। तो ये चेंजिंग क्यों होती है और कैसे होती है? देखो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कोई भी मैटर होता है, कोई भी मैटर है अर्थात कोई भी द्रव्य है, तो वो अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जब पास पास होते हैं तो वो ठोस अवस्था होती है। अगर दूर हो जाते हैं तो वो द्रव अवस्था, और ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं तो वो गैस अवस्था हो जाती है। पास पास कब होते हैं? जब उन अणुओं के बीच में लगने वाला अंतरा अणुक आकर्षण बल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी हाई होता है तो वो पास पास पाए जाते हैं। अगर वो पास पास हो गए तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वो ठोस अवस्था में होंगे। दूर दूर थोड़े से हो जाएंगे तो द्रव अवस्था में, और दूर हो जाएंगे तो गैस अवस्था में चले जाते हैं। अब इन अणुओं को दूर दूर या पास पास करने के लिए जो उत्तरदायी हैं वो 2 चीज़ें हैं, एक चेंज इन प्रेशर, एक चेंज इन टेम्परेचर। जब हम प्रेशर देते हैं, जैसे हमारे पास गैस है, आपने एलपीजी का नाम सुना होगा। एलपीजी जिसको हम बोलते हैं बच्चों लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेक्चर में हड़बड़ाइएगा मत, पूरा देख करके नोट्स बना लीजिएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस सबके यहाँ यूज़ होती है। आप देखेंगे जो सिलेंडर में डियर स्टूडेंट्स गैस भरी हुई होती है, उसको आप हिला करके देखेंगे, आपको लगेगा ये लिक्विड है क्योंकि वो लिक्विफाइड है। लेकिन जैसे ही वो सिलेंडर से निकलती है, जब वो सिलेंडर से बाहर निकलती है तो वो लिक्विड किस कंडीशन में बदल जाता है, किस स्टेट में बच्चों? गैस में। क्यों? क्योंकि जब वो सिलेंडर में है तो वहाँ पर प्रेशर जो है ज़्यादा है। सिलेंडर में भरी हुई है तो प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। जैसे वो एटमॉस्फेयर में आती है तो प्रेशर कम हो जाता है।
और जब प्रेशर कम हो जाता है उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं और दूर दूर होने के कारण वो क्या होता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। इसका मतलब गैस जो होता है अगर उसको कंप्रेस किया जाए दबाव दे करके तो वो लिक्विफाइड हो जाता है, द्रव्य अवस्था में डियर स्टूडेंट्स बदल जाता है। इसी तरीके से दाब का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। कहने का मतलब ये है दाब डाल करके उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो अणु हैं, उनको पास कर दिया जाएगा तो वो लिक्विफाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। ताप का तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास कोई मैटर है, समझते चलना, हमारे पास कोई मैटर है ये, अब इसके ये क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अणु हैं ना। अब क्या होता है कि जब इसको हम लोग हीट देते हैं, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स हमेशा मोशन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मोशन में, इसलिए इनके पास बच्चों गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इसको हम लोग हीट देते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो इंक्रीज़ करती है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके कारण ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं और दूर दूर हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा ठोस है ना, जो ठोस है वो बदलने लगता है बच्चों, कहाँ पर, द्रव में बदलता है। और जो द्रव है बच्चों कहाँ बदलने लगता है, वो गैसियस स्टेट में, गैस में बदलने लगता है। तो क्या होता है, ताप देने पर, टेम्परेचर देने पर जो मैटर हैं, जो पदार्थ हैं, जो द्रव्य हैं, उनके जो अणु हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है। ताप को बढ़ाया जाएगा तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ताप को कम किया जाएगा उनकी गतिज ऊर्जा घटेगी। जब बढ़ेगी तो ठोस से द्रव में जाएंगे, द्रव से गैस में जाएंगे। जब घटेगी तो इसका उल्टा होगा, गैस से लिक्विफाइड हो जाएंगे और लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों वाटर। जल जो है इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जल। जल मीन्स क्या बच्चों, वाटर। वाटर इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों सर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि बच्चों देखो जब ठोस अवस्था की बात करते हैं तो ये आइस होता है, बाद में ये बन जाता है वाटर, और फिर बाद में ये बन जाता है बच्चों क्या, वेपर, जिसको आप लोग भाप कहते हैं। तो ये है सॉलिड लिक्विड गैस। आइस है, इसको आप गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो भाप बन के उड़ जाएगा। टेम्परेचर को कम करेंगे, वेपर से लिक्विड बनेगा, और लिक्विड आकर के फिर फ्रीज में रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। इसलिए ठोसों में डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से परिवर्तन होता है, इस तरीके से द्रव्य में परिवर्तन होता है। अब ये जो तरह तरह की परिवर्तन होते हैं इनका स्पेसिफिक नाम दिया गया, उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंतर्गत इन्हें पढ़ा जाता है। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और डियर स्टूडेंट्स अब आप लोगों को रेगुलर लेक्चर मिलेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आपको अब रेगुलर लेक्चर मिलेगा। इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहिएगा। क्लास की टाइमिंग जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको हम बता दें, आपका एक लेक्चर होगा बच्चों 7 AM पर और एक लेक्चर होगा बच्चों 11 AM पर। 2 लेक्चर का ये टाइमिंग है। फर्स्ट मीटिंग में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराता हूँ, सेकेंड मीटिंग जो है वहाँ पर सेमेस्टर की क्लासें चलती हैं। समझ में आ रही है बातें। अब इसमें मैं मैथ और साइंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा पूरी संभावना होगी कि ये 7 AM पर साइंस चलेगी और 11 AM जो होगा उस पर आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा टाइम अगर और लग रहा हो तो अगर आप कहेंगे इसको 7 AM ना करके मैं इसको 8 AM कर दूं तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 8 AM इसको कर देता हूं और उसके बाद दूसरा वाला जो है बच्चों उसको हम 11 AM कर देते हैं, ये बेस्ट रहेगा। एक 8 बजे और एक 11 बजे 2 क्लास आप लोगों की चलेगी अभी। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने आपको समझाया कि अवस्था परिवर्तन क्या है, अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। अभी आपको बताया गया कि ठोस द्रव में भी बदलता है, द्रव गैस में भी बदलता है ना, और द्रव जो होता है वो ठोस में भी परिवर्तित होता है, बदलता है। तो ये जो बदलाव होता है इनको कुछ स्पेसिफिक नाम दिया गया है और उन्हीं के बिहाफ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसी द्रव्य का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो
तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, है ना, अपरिवर्तित रहेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इस तरह का ऑप्शन आपको बना करके दिया जा सकता है। तो जब हम किसी भी द्रव्य के ताप को बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बच्चों क्या होगी, बढ़ेगी। ताप को कम करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब गर्म करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से मूव करेंगे, और जब तेज़ी से मूव करेंगे तो मोशन जितनी तेज होगा, गति जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आइए अब हम लोग अलग अलग कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहली कंडीशन है बच्चों गलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। आइए समझते हैं कि गलन क्या होता है। दो चीज़ें होंगी, एक होगा गलन और दूसरा क्या है बच्चों, गलनांक। समझ के नोट करिएगा। एक को हम बोलेंगे बच्चों मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा। गलन और बच्चों गलनांक, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। गलन क्या होता है आराम से समझ लीजिएगा। जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मैं स्टार बना करके या पॉइंट बना करके बताता चलूँगा, उनको आप लोग नोट करते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि सॉलिड मतलब ठोस, ये हमारे पास क्या है, ठोस है, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ये चेंज होने लगता है बच्चों कहाँ पर, लिक्विड में। ध्यान देना, सॉलिड का टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ठोस जो होता है वो लिक्विड में बदलने लगता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रक्रिया को ही गलन कहते हैं। गलन अर्थात क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो अगर आप डेफिनीशन की बात करें तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग। अर्थात ताप बढ़ाने पर ठोस का द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। अब यह प्रक्रिया जिस ताप पर होती है, ये प्रक्रिया जिस टेम्परेचर पर होगी, वह टेम्परेचर जो है बच्चों वो क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ध्यान समझने का प्रयास करिए। हमने आपको बताया कि ठोस का द्रव में बदलने की जो प्रोसेस होगी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। द टेम्परेचर एट विच दिस प्रोसेस अकर्स, वह ताप जिस पर यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है या शुरू होती है, वही ताप जो है बच्चों क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल याद रखिएगा कि जो हमारी बर्फ़ है, बर्फ़ जिसको हम लोग आइस कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट माने गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक जो होता है वो होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जम भी जाता है पानी, और 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर मिलता है वैसे ही डियर स्टूडेंट्स ये पिघलना भी स्टार्ट कर देता है। ओके ना, चलिए अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट और याद रखिएगा। बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अशुद्धि की उपस्थिति में, जैसे कोई भी लिक्विड है, जैसे हम वाटर की बात कर लें, वाटर हमारा एक लिक्विड है, अगर उसमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाए, चीनी, नमक, पानी, अशुद्धि का मतलब कोई गंदी चीज़ नहीं, कोई भी चीज़ मिला दिए तो वो जो वाटर, प्योर वाटर था वो इम्प्योर हो गया, वो मिक्सचर हो गया। तो उस सिचुएशन में उसका जो गलनांक होता है बच्चों, वो क्या होता है, कम हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट में याद रखेंगे आप लोग, क्या याद रखेंगे कि अशुद्धि की उपस्थिति में, अशुद्धि की उपस्थिति में, ठीक है, गलनांक कम हो जाता है। गलनांक कम होने का मतलब क्या है
कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर पे ही पिघलने लगता है। जैसे आइसक्रीम जो है, जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि आइसक्रीम जल्दी पिघलेगी कि आइस, तो याद रखिएगा कि अगर हम आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम की बात कर रहे हैं एंड किसकी बात कर रहे हैं, आइस की, तो उस सिचुएशन में याद रखिएगा कि आइसक्रीम जो है वो क्या होगी, जल्दी पिघलेगी, ये बाद में, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, ये तेज़ी से क्यों पिघलेगी, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बच्चों क्या है, लो है, क्योंकि इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें मिली हैं, मीन्स अशुद्धियाँ मिली हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट उससे क्या होगा, उसकी तुलना में हाई होगा, इसलिए धीरे धीरे पिघलेगा, ये जल्दी से पिघलेगी। क्लियर हो गई बातें। आप इसको कर भी सकते हैं, आइसक्रीम रख दीजिए एक प्लेट में और दूसरे प्लेट में आइस रख दीजिए, देखिए कि आपको आइसक्रीम जल्दी से पिघलती हुई नज़र आएगी। तो गलन क्या है, गलनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा हिमांक, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। हिमांक मतलब क्या बच्चों, फ्रीजिंग। आइए इसको समझते हैं हम लोग। हिमांक का मतलब वैसे बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। फ्रिज का मतलब आप समझते हैं, फ्रिज का मतलब बच्चों क्या होता है, फ्रिज का मतलब जमना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा कोई लिक्विड, ध्यान देना, जब हमारा कोई लिक्विड होगा डियर स्टूडेंट्स, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर, कम करने पर, ये कहाँ बदल जाता है, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो उस सिचुएशन में इस प्रोसेस को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, या जमना इसको कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे यह प्रोसेस होती है, जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है, वह टेम्परेचर, वह ताप जो है बच्चों क्या कहलाता है, वह ताप हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यह जो बर्फ़ है, बर्फ़ मतलब आइस, इसका 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो हिमांक भी होता है, माने फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, और इसका गलनांक भी उतना ही होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है, जैसे पहला अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक भी घट जाता है, याद रखेंगे नोट में, अशुद्धि में हिमांक क्या होगा, घट जाएगा, हिमांक घटेगा। कब घटेगा, जब क्या होगी, अशुद्धि होगी, जब इम्प्योरिटीज़ होंगी, अशुद्धियाँ होंगी, उस सिचुएशन में हिमांक जो होता है वो कम होता है। इसका मतलब कि वो कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, जम जाता है। समझ में आ गई बातें। चलिए फटाफट से इतनी चीज़ें आप लोग नोट करिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा क्वथन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। क्वथन क्या होता है, क्वथन का मतलब बॉइलिंग होता है। क्वथन साथ ही साथ क्वथनांक, क्वथन भी है और क्या है बच्चों, क्वथनांक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। जब कोई भी द्रव गैस में बदलता है उबल कर, जब वो बॉयल करता है, उबलने लगता है, और जाहिर सी बात है जब वो उबलेगा, बॉयल करेगा, तो वो कहाँ चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। इस प्रोसेस को क्वथन कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर यह प्रोसेस होती है, जिस टेम्परेचर पे डियर स्टूडेंट्स ये प्रोसेस होती है, वह क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। देखिएगा ध्यान से, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड ये कहाँ चेंज होगा बताओ, लिक्विड चेंज होगा हमारा वेपर में, भाप जिसको कहते हैं, लेकिन क्या करेगा, बॉयल करेगा, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर यह प्रोसेस होगी, वह टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक कहलाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वथनांक कहलाएगा। क्लियर हो गई बातें, क्लियर हो गया ना। क्वथन और क्वथनांक क्या है, जल का या किसी भी लिक्विड का उबलना, उबल करके वेपर में चेंज होना क्या कहलाएगा बच्चों, क्वथन कहलाएगा। जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है, वह टेम्परेचर, वह ताप क्वथनांक कहलाता है। नोट पॉइंट में ध्यान रखेंगे आप लोग कि जल का क्वथनांक, जल का
क्वथनांक जो होता है बच्चों वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है, वाटर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होने लगता है, उबलने लगता है। अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है डियर स्टूडेंट, जो याद रखिएगा, अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। इम्प्योरिटीज़ अगर होंगी तो क्वथनांक बढ़ेगा। मतलब अगर जैसे मान लीजिए आप प्योर वाटर रख रहे हैं तो जल्दी उबलेगा, कम टेम्परेचर माने 100 पे उबल जाए, लेकिन उसमें कोई चीज़ और मिला, चीनी, नमक, पानी, दाल वगैरह कुछ भी मिला दिए तो उसको और ज़्यादा टेम्परेचर मिलना पड़ेगा, माने उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर वो 100 है तो 102, 103 इस तरीके से हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अशुद्धि की उपस्थिति में, अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, सही है। अगला एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है डियर स्टूडेंट्स, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। सॉरी, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पर क्वथनांक माने उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर कुछ एग्जाम्पल हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर दाब कम होगा वहाँ पर क्वथनांक कम भी होगा, वहाँ कम टेम्परेचर पे ही पानी या वाटर या कोई भी लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि पहाड़ों पर पानी जल्दी क्यों उबलता है, या लिक्विड या कोई भी लिक्विड अगर पहाड़ों पर रखा हुआ है तो जल्दी बॉयल क्यों करने लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ पहाड़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहाड़ पर रखी हुई है तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वातावरण का जो दबाव होता है वो कम होता है। तो दाब जब कम होगा तो वहाँ पर क्वथनांक क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। दाब कम तो क्वथनांक क्या होगा, देखो क्वथनांक है ना, क्वथनांक जो होगा बच्चों क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब टेम्परेचर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, कम टेम्परेचर पर ही वो जो भी लिक्विड होगा वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए पहाड़ों पर जो पानी है या कोई भी लिक्विड है वो जल्दी उबलता है, क्योंकि वहाँ पर वातावरण का जो दबाव होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम होता है। उस दाब के कम होने के कारण, ध्यान सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दाब के कम होने के कारण उसका क्वथनांक कम होता है, अर्थात उसको उबालने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए कम ताप, कम टेम्परेचर पर ही वो जल्दी से उबलने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एक लॉजिक और है डियर स्टूडेंट्स की जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में दाल वगैरह या जो भी हम बनाते हैं वो जल्दी क्यों उबल जाता है या जल्दी क्यों तैयार हो जाता है। तो अभी आपको पढ़ाया गया कि दाब जब हम बढ़ाएंगे, जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर बच्चों क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। तो जब दाब बढ़ता है, अंदर दबाव बढ़ता है, तो जो उसमें वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको उबलना होता है वो नहीं उबलता है, और ज़्यादा टेम्परेचर जाता है। जब अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ताप अधिक होने के कारण उसमें जो दाल रखी है, चावल रखा है, वो जल्दी से क्या होता है, उबल जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन दोनों टॉपिक पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें डिस्कस हुई। लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग हो जाए, बट डियर स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट बहुत है। सारे टॉपिक को डिटेल में समझा रहा हूँ, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सारे टॉपिक को समझाने के बाद इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा 1 बाय 1 करके। हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा और हर एक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इसलिए बेहतरीन तरीके से आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझते चलिए हमारी बातों को, और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। टॉपिक को समझ चलिए, क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे अभी। अगला टॉपिक बच्चों हमारा है वाष्पन, जिसको हम बोलते हैं इवापोरेशन।
वाष्पन, जिसको हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। इवापोरेशन माने वाष्पन। कई सारे बच्चे वाष्पन में और क्वथन में दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, ध्यान रखना, दोनों चीज़ें बहुत ध्यान समझ भी लीजिएगा आप लोग। बॉइलिंग एंड इवापोरेशन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये जो वाष्पन है बच्चों, इसमें भी लिक्विड जो है वो गैस में बदलता है। कहाँ बदलता है? गैस में। तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर बॉइलिंग में भी तो लिक्विड गैस में ही चेंज होता है, गैस कहो या इसको वेपर कहो, जिसको हम लोग वाष्प या भाप कहते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसी को तो हम लोग क्या कहते थे, बॉइलिंग कहते थे, इसी को हम लोग वाष्पन कह सकेंगे। दोनों में अंतर समझिए। बॉइलिंग में जो लिक्विड होता है वो चेंज होता है वेपर में, लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उबल के तब चेंज होता है। लेकिन बच्चों जो वेपर होता है उसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस या लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे बिना ही अगर कोई लिक्विड गैस में चेंज होने लगता है, गैस में बदलने लगता है, तो उस प्रोसेस को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में नदी नालों में गड्ढों में हर जगह पानी भर जाता है, वाटर रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है वो पानी धीरे धीरे वहाँ से समाप्त हो जाता है। लेकिन कहीं पर भी आपने किसी भी नदी नाले में गड्ढे में पानी को उबलते हुए नहीं देखा होगा। मीन्स वो बॉयल नहीं कर रहा है, उबल नहीं रहा है, लेकिन वो वेपर में चेंज हो रहा है। तो बिना उबले वेपर में जब चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को वाष्पन, इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। बिना उबले, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। भाई उबलेगा कब? जब अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुँचेगा तब वो उबलेगा। तो जब उबल नहीं रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है, तो उस प्रोसेस में जब वो चेंज होता है गैस में, वेपर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। तमाम इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे हम कपड़ा सुखाते हैं धूप में, तो वहाँ पर भी पानी वेपर बन के उड़ जाता है, वो भी इवापोरेशन है। नदी नालों गड्ढों से पानी चला जाता है, वो भी क्या है, इवापोरेशन है, वाष्पन है। हम गर्मी से आते हैं, हमको पसीना हुआ होता है, पंखों के नीचे हम खड़े होते हैं, हमारा पसीना सूख जाता है, वो भी क्या, इवापोरेशन है। इवापोरेशन कास्ट कूलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है कि जिस भी सरफेस से इवापोरेशन होता है, जिस भी तल से इवापोरेशन होता है, वह तल हमेशा ठंडा हो जाता है। आप कूलर यूज़ करते हैं, कूलर इवापोरेशन के प्रोसेस पर ही वर्क करता है, समझ रहे हो। हम गर्मी से आते हैं, जब पंखे के नीचे खड़े होते हैं, पसीना सूखता है तो हमें ठंडी का एहसास होता है। क्यों होता है? इवापोरेशन के कारण। अपनी हथेली पर थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया जाए, पेट्रोल तुरंत उड़ता है, इवापोरेट होता है, और हमारी हथेली जहाँ पर वो रखे हुए होते हैं वहाँ हमें ठंडा का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन कास्ट कूलिंग। इस पर हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जिस सरफेस से इवापोरेशन होता है, जिस तल से वाष्पन होता है, वह तल ठंडपन का अनुभव करता है, ठीक है, ठंडी का अनुभव करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो इवापोरेशन है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर पहला एरिया, जिसको हम कह सकते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। दूसरा बच्चों टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। भाई जब धूप ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जल्दी होगा, ठीक है। टेम्परेचर पर, जिसको आप ताप कहते हैं। और अगला एक और होता है बच्चों विंड स्पीड, हवा कितनी तेज़ चल रही है। एरिया का क्या मतलब है, जैसे अगर आप छत पे एक कटोरे में ले जा कर के वो पानी रखें उतना ही, और एक ग्लास में उतना ही पानी ले जा कर के रखें, तो कटोरे वाला पानी पहले उड़ जाएगा या जल्दी उड़ जाएगा, ये इसको बाद में, क्योंकि इसका सरफेस ज़्यादा है।
तो जो सरफेस होगा, जिस सरफेस से इवापोरेशन होना है, अगर वो सरफेस ज़्यादा होगा, उस सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा, और अगर वो सरफेस कम होगा तो इवापोरेशन धीरे होगा। तो इस ग्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ से इवापोरेशन होना था, इसका एरिया क्या है बच्चों, लेस है, कम है, इसलिए यहाँ से इवापोरेशन क्या होगा, धीरे धीरे होगा, जबकि यहाँ से इवापोरेशन तेज़ी से होगा। तो पहला है एरिया, तो जिस सरफेस से इवापोरेशन होना है, अगर उस सरफेस का एरिया ज़्यादा है तो इवापोरेशन क्या होगा, तेज होगा, अगर उस सरफेस का एरिया कम होगा तो इवापोरेशन क्या होगा, स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा। अगला है टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन तेज होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवापोरेशन धीरे होगा। विंड स्पीड, पंखे के नीचे खड़े होते हैं, जल्दी पसीना क्यों सूख जाता है, क्योंकि हवा चल रही है वहाँ पर। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हवा तेज होगी, तो उस सिचुएशन में भी इवापोरेशन तेज होगा, और हवा तेज नहीं चलेगी तो इवापोरेशन धीरे धीरे होगा, और कपड़े और हम दोनों लोग धीरे धीरे सूखेंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक डियर स्टूडेंट्स और बच रहा है, जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। आइए इसको भी समझ लेते हैं। इन सभी टॉपिक पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा है लास्ट तक तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको पूरा समझ में आया या नहीं आया, कैसा फील हो रहा है, पूरा समझ में आ रहा है या कहीं कोई डाउट हो रहा है। यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, कहाँ से हो, मतलब सब कुछ शेयर करिए, जिससे हम और आप एक दूसरे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़ सकें। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूं। जहाँ तक मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ तक मैं पूरा प्रयास यही कर पा रहा हूँ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों ऊर्ध्वपातन, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा। ऊर्ध्वपातन, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, जिसको हम बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। ध्यान रखना, इसमें कहते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड डायरेक्ट इनटू गैस। सॉलिड का गैस में डायरेक्ट परिवर्तन, विदाउट गोइंग इन द स्टेट ऑफ लिक्विड। भाई जनरली सॉलिड लिक्विड बनता है, तब लिक्विड गैस बनता है, लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सॉलिड का बिना लिक्विड में बदले डायरेक्ट गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को बच्चों सब्लिमेशन कहा जाता है। इसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जो सब्सटेंस इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं उनको सब्लिमेंट या उनको ऊर्ध्वपातज कहा जाता है, ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न से कौन सा ऊर्ध्वपातन को रिप्रेजेंट करता है, या इसमें से किसका ऊर्ध्वपातन होता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नौसादर, कपूर, आयोडीन, यही तीनों आते हैं ज़्यादा, यही मेन है। नौसादर है, और क्या है बच्चों, कपूर है, और एक और होगा आपका आयोडीन। नौसादर, कपूर और आयोडीन, इन तीनों को जब गर्म किया जाएगा, कपूर तो आपने देखा ही होगा घर में जलाई जाती है तो उसमें लिक्विड नहीं बनता, कपूर डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है। तो इन सभी की सभी चीज़ों को जब गर्म किया जाएगा, मतलब जब इनको टेम्परेचर दिया जाएगा, तो ये सभी के सभी लोग डायरेक्ट क्या होंगे, गैस बन जाएंगे, लिक्विड में चेंज हुए बिना। इसलिए ये सभी के सभी किसको दिखाते हैं, सब्लिमेशन को दिखाते हैं। सब्लिमेशन एजेंट कह सकते हैं आप लोग इसको, या सब्लिमेंट कह सकते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग ऊर्ध्वपातज कह सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों को कंप्लीट डिस्कस करके बता दिया है कि द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन क्या होता है। अभी डियर स्टूडेंट्स इसमें एक टॉपिक बचेगा, उसका नाम होगा द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
देन हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए उनको हम आपको सॉल्व कराएंगे। देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपका प्यार और सपोर्ट अच्छा रहा तो अब क्लास रेगुलर चलेगी, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगी। लेकिन यार जब तक देखो मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर बना रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और कहीं पर भी किसी तरह से आपसे कोई चार्ज भी नहीं ले रहा हूँ, बस आपको करना क्या है, टाइमली आकर के लेक्चर को वॉच करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करना है और पसंद आ रहा है, थोड़ी और हेल्प करना चाहते हैं आप मेरी, तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। बस इतना ही आप लोगों को करना है। बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि रेगुलर क्लास आप लोगों को मिलती रही। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।